नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। एक एक करके आपको बताएंगे बिहार की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात भरत तिवारी एनकाउंटर में मां की भूख हड़ताल से जांच में आई रफ्तार की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर संजय झा के तीखे हमलों के पीछे की पूरी सियासी कहानी क्या है, मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगा रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से क्यों उठाए आरजेडी पर सवाल। अगली खबर में बात करेंगे बिहार में ईओयू के बड़े एक्शन के बारे में। और आखिरी खबर में मैं आपको बताऊंगी बिहार ने स्कूली शिक्षा में किया बड़ा कमाल। भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच में अब नया मोड़ आ चुका है। जांच टीम के हाथ पैर फूलने लगे हैं। भरत की मां ने आज से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवार वालों ने दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर मां आशा देवी ने भूख हड़ताल करने का फैसला लिया था। आज 11 बजे से वो भूख हड़ताल शुरू कर चुकी हैं। भरत तिवारी के घर के सामने एक पेड़ के नीचे आमरण अनशन पर हैं। मां ने कहा है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों को सजा नहीं मिलती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इससे भरत की बहन रूबी कुमारी, भाई चंदन तिवारी, बसंत तिवारी और भाभी भी इसमें शामिल है। बुधवार को एनकाउंटर मामले में परिवार वालों ने कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज कराया है। दूसरी तरफ एनकाउंटर की न्यायिक जांच को लेकर रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने मामले की जांच में तेजी की बात कही है। जांच अधिकारियों के साथ आज बड़ी बैठक भी की गई। पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सरकार को 6 महीनों के अंदर सौंपनी है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने कहा कि जांच का पहला मकसद घटना की पूरी और सही जांच करना है। साथ ही 17 जून को बिलौटी में हुए पुलिस की कार्रवाई की जांच और जरूरत पड़ने पर इससे जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करनी है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि गवाहों को समन जारी किया गया है। साथ ही साथ जल्द ही उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। विनोद कुमार सिन्हा ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। मामले को लेकर पूरी जानकारी ली गई थी। ऐसे में अब कोशिश है कि वक्त रहते पूरी जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाए। वहीं भरत की मां की भूख हड़ताल से जांच टीम बड़े दबाव में आ चुकी है। भरत के परिवार के साथ लोगों का समर्थन जुटता जा रहा है, जिससे इस मामले को राजनीतिक रूप से विपक्ष तूल भी दे रहा है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना के बांकीपुर में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के जरिए संजय झा ने न सिर्फ एनडीए की चट्टानी एकजुटता का प्रदर्शन किया, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर सियासी तीर भी चलाए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार की भारी मतों से जीत सुनिश्चित करना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना था। ये उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच वर्चस्व की बड़ी लड़ाई चल रही है। संजय झा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि बांकीपुर में एनडीए के अंदर किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है और सभी घटक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। शायद पहला वो व्यक्ति है जो जिनकी सरकार है दिल्ली में, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार से हमको नहीं ध्यान में आता है कि कोई दूसरा, कांग्रेस में तो बन ही नहीं सकता है, तो परिवार में रहता है। तो बीजेपी में पहले बिहार के नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और बिहार नहीं बांकीपुर विधानसभा के विधायक। अब देखना यह होगा कि संजय झा के इस हुंकार के बाद एनडीए जमीनी स्तर पर मतदाताओं को कितना एकजुट रख पाती है और विपक्ष इस एकजुटता का मुकाबला करने के लिए क्या रणनीति अपनाता है, क्योंकि बांकीपुर की सियासी जंग पर पूरे बिहार के राजनीतिक पंडितों की नजर टिकी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की नाराज बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण जिले के एक पार्टी पदाधिकारी के निष्कासन को लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसी ईमानदार जमीनी कार्यकर्ता या जिला स्तर के पदाधिकारी को बिना किसी ठोस कारण के निशाना बनाना पूरी तरह गलत है और ये पार्टी के हित में नहीं। रोहिणी आचार्य ने गुरुवार को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट
ने कहा है कि सारण जिला के पार्टी प्रवक्ता हरिलाल यादव को अनुशासनहीनता के मनगढ़ंत आरोपों में 6 साल के लिए निष्कासित करना उन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है जो पार्टी और संगठन के भीतर रहकर लगातार उसे कमजोर करने और उसके साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं फिर दोहराती हूं कि किसी निर्दोष, ईमानदार और जमीनी कार्यकर्ता या किसी भी जिला स्तरीय पदाधिकारी को बिना किसी उचित कारण के निशाना बनाना पूरी तरह गलत है और ये पार्टी के हित में नहीं। रोहिणी ने कहा कि अगर संजय यादव या उनके जैसे लोगों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का साहस दिखाइए। मैं अभी भी पार्टी की सदस्य हूं और संजय यादव, रमेश और सुनील सिंह जैसे लोगों के चंगुल से पार्टी को मुक्त कराने के लिए अपनी आवाज उठाती रहूंगी। मैं लालू जी की बेटी हूं, गलत के सामने कभी नहीं झुकूंगी। जो लोग मेरे साथ हैं वो निष्कासन के डर के बिना मजबूती से मेरा साथ देते रहेंगे। पिछले साल विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार और यादव परिवार के भीतर मतभेदों के बाद रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से संबंध समाप्त करने की घोषणा की थी। अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दान करने के कारण सुर्खियों में आई रोहिणी ने 2024 का सारण लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब से आरजेडी के साथ उनका विवाद चल रहा है वो तीखे वार लगातार कर रहे हैं। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीवान जिले में पदस्थापित एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गौंड के खिलाफ छापेमारी शुरू की है। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओयू की टीम ने गुरुवार को उनके 5 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। ये कार्रवाई पटना, मुंगेर और सीवान स्थित ठिकानों पर की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अंकेश कुमार गौंड पर अपनी आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। ईओयू की जांच में प्रारंभिक तौर पर उन पर करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा की आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया। इसी आधार पर न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई। ईओयू की अलग अलग टीमों ने सुबह से ही संबंधित ठिकानों पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात, बैंक खातों की जानकारी और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया है। इस छापेमारी के दौरान बरामद होने वाली संपत्ति और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ईओयू की टीमें अलग अलग जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रही हैं। जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है उनमें पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर स्थित आवास, मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चंदन बाग स्थित पैतृक आवास, मुंगेर के लल्लू पोखर स्थित व्यवसायिक भवन, सीवान के उत्पाद विभाग में उनका कार्यालय कक्ष है। सीवान के चित्रगुप्त नगर में रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे स्थित किराए का आवास भी शामिल है। बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी अधिकारी ने अपनी आय के स्रोतों के मुकाबले कितनी अतिरिक्त संपत्ति अर्जित की। इसके लिए जमीन, जायदाद, बैंक खाते, निवेश और अन्य चल अचल संपत्तियों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद ही बरामदगी और संपत्ति के वास्तविक मूल्य का खुलासा किया जाएगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 रिपोर्ट में बिहार ने स्कूली शिक्षा के लर्निंग आउटकम के मामले में कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के छात्र पढ़ाई के नतीजों में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों से बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए। आपको बता दें कि पीजीआई 2.0 रिपोर्ट में राज्य का मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों की सीखने की क्षमता, स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षक, बुनियादी सुविधाएं और प्रशासन जैसे कई मानकों पर किया जाता है। इस बार बिहार को कुल 1000 में से 564 से ज्यादा अंक मिले हैं, जबकि पिछले साल राज्य का स्कोर 507 अंक था। यानी बिहार ने अपने प्रदर्शन में अच्छा सुधार किया है और उसे अब आकांक्षी एक श्रेणी में रखा जा रहा है। रिपोर्ट में सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सीखने के स्तर में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों की नियमित नियुक्ति, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, पढ़ाई पर खास फोकस देने और अलग अलग शैक्षणिक योजनाओं का असर देखने को मिला है।
हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिहार को अभी स्कूलों के भवन, लैब, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं और कई बुनियादी ढांचों को बेहतर और बेहतरीन बनाना है। अगर इन क्षेत्रों में भी सुधार जारी रहा तो आने वाले सालों में बिहार शिक्षा के क्षेत्र में देश के काफी राज्यों को पीछे छोड़ सकता है और कहीं ना कहीं एक अच्छा मार्जिन कमा सकता है। तो आज 5 के पंच में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।